नमस्कार। क्या सचमुच हालात अब इतने विस्फोटक बन चुके हैं कि पूरी दुनिया अपने अपने यहां एसआईआर चलाने वाली है? भारत हो, अमेरिका हो या यूरोप के ताकतवर देश, सब अचानक ऐसे क्यों दिख रहे हैं जैसे वे एक एक घुसपैठिए, एक एक फर्जी शरणार्थी और एक एक संदिग्ध नाम को अपनी सूचियों से काटकर उन्हें अपनी सीमाओं से बाहर फेंक देने के लिए उतावले हो गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब सिर्फ राजनीति है या दुनिया के टॉप भविष्य वक्ताओं की ज्योतिषीय गणनाओं में ऐसा कुछ लिखा है कि आने वाले साल पूरी दुनिया के लिए सूची शुद्धिकरण यानी एसआईआर का दौर बनने जा रहा है? भारत से शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहां तो एसआईआर अब एक तरह से चुनावी नारा बन चुका है। गृह मंत्री अमित शाह खुले मंच से कह चुके हैं, हमें हर एक घुसपैठिए को पहले पहचानना है, फिर वोटर लिस्ट से उसका नाम काटना है और अंत में उसे देश से बाहर भेज देना है। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, यही हमारी 3D पॉलिसी है। बिहार में चलाया गया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर, जिसे वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कहते हैं, इस प्रक्रिया में लाखों ऐसे नाम हटाए गए जो या तो मर चुके थे, किसी और राज्य में जा चुके थे या फिर इनफिल्ट्रेटर यानी अवैध घुसपैठियों की कैटेगरी में आते थे। संसद से लेकर बीएसएफ की डायमंड जुबली परेड तक अमित शाह बार बार एक ही बात दोहराते हैं। कांग्रेस और कुछ क्षेत्रीय दल एसआईआर का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए यही अवैध घुसपैठिए वोट बैंक है। लेकिन सरकार डेमोग्राफिक बैलेंस बचाने के लिए एसआईआर से पीछे नहीं हटेगी। इसी लाइन पर पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर पूर्व की राजनीति भी अब शरणार्थी बनाम घुसपैठिया के फार्मूले में बढ़ चुकी है। ममता बनर्जी एसआईआर को अराजक और खतरनाक बताकर रोकने की अपील करती हैं, तो अमित शाह बंगाल की रैलियों में हुंकार भरते हैं कि जो भी अवैध घुसपैठिया है उसे बाहर किया जाएगा और असली शरणार्थियों को नागरिकता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। उत्तर प्रदेश, असम और उत्तर पूर्व में घुसपैठ, डेमोग्राफिक बदलाव और सीमा सुरक्षा को एक साथ जोड़कर जिस तरह के कानून और डिटेंशन सेंटर बन चुके हैं, वे साफ संकेत देते हैं कि भारत के लिए एसआईआर सिर्फ सूची शुद्धिकरण की तकनीकी कसरत नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक राजनीतिक प्रोजेक्ट है, जहां मतदाता सूची, नागरिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा तीनों एक ही नैरेटिव में समा गए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि दुनिया के बाकी हिस्से भी कमोबेश यही कर रहे हैं, बस नाम अलग अलग हैं, भावना एक सी है। ओईसीडी की इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक और आईसीएमपीडी की माइग्रेशन आउटलुक 2025 दोनों दिखाती हैं कि इस वर्ष यूरोप और अमेरिका ने अवैध इमिग्रेशन, बॉर्डर क्रॉसिंग और असाइलम के मामले में अपना रुख पहले से कहीं ज्यादा सख्त बना लिया है। यूरोपीय यूनियन की एजेंसी फ्रॉन्टेक्स के ताजा आंकड़े बताते हैं कि 2025 में अवैध सीमा पार करने की घटनाएं लगभग 20% घटी हैं। लेकिन यह गिरावट सिर्फ इसलिए नहीं आई कि लोग अपने आप रुक गए। इसके पीछे डिपोर्टेशन के सख्त आदेश, रिटर्न हब, डिटेंशन सेंटर और स्मगलरों पर कड़े प्रतिबंधों की नई नीतियां हैं। ईयूएए की असाइलम रिपोर्ट साफ कहती है कि इस साल यूरोप में शरण के लिए आवेदन घटे हैं, पर जिनको इनकार हुआ है उन्हें वापस भेजने पर पहले से कहीं ज्यादा जोर है। यानी जो इन हैं उनकी फाइलें तेजी से क्लियर हों और जो आउट हैं उन्हें सिस्टम से निकाल दिया जाए। अमेरिका में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। सन 2025 की रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि हजारों भारतीयों समेत कई देशों के अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को चार्टर्ड फ्लाइटों के जरिए बड़ी बेरहमी से वापस भेजा गया है। सिर्फ इस साल 3000 से ज्यादा भारतीयों की डिपोर्टेशन दर्ज है। यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर कानून और कड़े हुए हैं और नई पॉलिसी के तहत कुछ 30-40 देशों के नागरिकों के लिए एंट्री, वीजा और ट्रांजिट तक पर अलग अलग प्रतिबंधों की चर्चा चल रही है, विशेषकर उन देशों पर जो या तो सुरक्षा जोखिम माने जाते हैं या डिपोर्टेड लोगों को वापस लेने में हिचकते हैं। यही वजह है कि ग्लोबल डिफेंस न्यूज जैसे प्लेटफॉर्म
इसे एंटी इमिग्रेशन वेव कहकर बता रहे हैं। उनका कहना है कि अब सिर्फ ट्रंप का अमेरिका ही नहीं बल्कि कम से कम 10 प्रमुख यूरोपीय देश भी इस धारा में शामिल हो चुके हैं, जो ज्यादातर मुस्लिम और तीसरी दुनिया के देशों से आए माइग्रेंट्स पर सख्ती बढ़ा रहे हैं। अब सवाल यह है कि अचानक यह गुस्सा क्यों? सिर्फ आर्थिक बोझ की वजह से या इसके पीछे कहीं ज्यादा गहरी सुरक्षा चिंता छुपी हुई है? कार्नेगी एंडोमेंट और लॉ फेयर जैसे थिंक टैंक्स लिखते हैं कि 2015 की रिफ्यूजी वेव के बाद से यूरोप में माइग्रेशन और टेररिज्म के बीच मानसिक लिंक लगातार मजबूत होता गया है। भले हर मामला माइग्रेंट से जुड़ा ना हो, लेकिन हाल के कुछ बड़े हमलों में यह पैटर्न दिखा कि या तो हमलावर ने असाइलम सिस्टम का फायदा उठाया या पहले से मौजूद नेटवर्क में नई भर्ती उन्हीं कमजोर माइग्रेंट कम्युनिटी से हुई। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के 2025 संस्करण में साफ लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और कुछ अफ्रीकी देशों के नेटवर्क अब भी दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरों में शामिल हैं। इन नेटवर्कों के सदस्य यूरोप और अमेरिका तक पहुंचने के लिए अक्सर वही रूट इस्तेमाल करते हैं जो आम शरणार्थी या आर्थिक माइग्रेंट करते हैं। यहां से पाकिस्तान वाला एंगल कहानी को और विस्फोटक बना देता है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल और पाकिस्तानी थिंक टैंक CRSS के ताजा डेटा बताते हैं कि सिर्फ 2025 के पहले 11 महीनों में पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी घटनाएं 25% से ज्यादा बढ़ गई। 3000 से ज्यादा लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में TTP और अन्य गुटों के हमले इतने बढ़े हैं कि खुद पाकिस्तानी मीडिया इसे छोटे छोटे गृह युद्धों जैसा कहने लगा है। भारत के विरुद्ध हमलों की कंपाइलेशन तो पहले से ही दिखा रही थी कि कश्मीर से लेकर मुंबई, पठानकोट, उरी, पुलवामा, पहलगाम, दिल्ली तक ज्यादातर बड़े हमलों में पाकिस्तानी तंजीमों की स्पष्ट भूमिका रही है। अब इस पृष्ठभूमि में जब खाड़ी और दूसरे मुस्लिम देशों में पाकिस्तानी नागरिकों पर अपराध, भीख मांगने या संदिग्ध नेटवर्क में शामिल होने के आरोपों के चलते वीजा पाबंदी और डिपोर्टेशन की खबरें आती हैं, तो यह साफ संदेश जाता है कि समस्या निर्यात करने वाले माइग्रेशन से तंग आ जाना अब सिर्फ पश्चिम की कहानी नहीं, मुस्लिम देशों की भी बन चुकी है। तो यह था जमीन पर चल रहा ग्लोबल SIR। अब थोड़ा आसमानी SIR की बात कर लेते हैं। मुंडेन ज्योतिष, जो देशों और विश्व घटनाओं की कुंडली देखता है, 2025 से 27 के दौर को बहुत संवेदनशील मानता है। कई वैदिक ज्योतिषी, जिनमें डॉक्टर विनय बजरंगी जैसे नाम भी हैं, यह लिख रहे हैं कि इस समय गुरु और शनि की चाल, साथ में राहु केतु की धुरी, दुनिया की सामूहिक कुंडली में सीमाओं, नागरिकता, कानून और सुरक्षा से जुड़े भावों को असामान्य रूप से सक्रिय कर रही है। सरल भाषा में कहें तो गुरु व्यापक नीतियां और बड़े फैसले दिलाता है, शनि व्यवस्था, अनुशासन और सख्ती लाता है, और जब राहु केतु सीमा और भीतर घातियों से जुड़े स्थानों से गुजरते हैं तो देशों में यह प्रवृत्ति तेज हो जाती है कि वे यह तय करें कि कौन हमारा है कौन नहीं, किसे अंदर रखना है, किसे वापस भेजना है। भारत की राष्ट्रीय कुंडली पर इन्हीं ज्योतिषियों ने पहले से ही इशारा किया था कि 2020 के दशक का उत्तरार्ध सीमा सुरक्षा, आंतरिक कानून, नागरिकता और डेमोग्राफिक बैलेंस से जुड़े निर्णायक फैसलों का समय होगा। यही कारण है कि CAA से लेकर NRC, घुसपैठ और अब SIR तक के मुद्दे लगातार राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं। डॉक्टर बजरंगी जैसे विश्लेषकों ने यह भी कहा है कि सन 2034 तक के मोदी भाजपा युग की कुंडली में मजबूत शासक, सख्त कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रधान नीतियां प्रमुख रह सकती हैं, जो स्वाभाविक रूप से माइग्रेशन और नागरिकता जैसी बहस को भी तेज रखेंगी। वैश्विक स्तर पर भी राहु केतु की वर्तमान धुरी को कई मुंडेन ज्योतिषी डर और वास्तविक खतरे दोनों का मिश्रित योग मानते हैं। कुछ देशों के लिए यह सच में सुरक्षा का सवाल है, जैसे कि आतंकवाद, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब आखिर में लौटते हैं अपने मूल सवाल पर
क्या दुनिया सचमुच हर एक घुसपैठिए को अपने देश से निकाल पाएगी? हकीकत तो यह है कि ओईसीडी और ईयू की रिपोर्टें साफ लिखती हैं, सख्त कदमों के बावजूद लाखों अनडॉक्यूमेंटेड लोग सिस्टम की नजरों से बाहर रहते हैं। नए रूट, नए फर्जी कागजात, नए गैंग हर दौर में उभरते हैं। यानी तकनीकी और मानवीय दोनों स्तर पर एक एक को निकाल फेंकना शायद ही कभी संभव हो। लेकिन राजनीतिक स्तर पर यह नारा बेहद ताकतवर है, भारत से लेकर अमेरिका और यूरोप तक, क्योंकि यह बहुसंख्यक वैध नागरिक को यह एहसास देता है कि उसकी नौकरी, उसकी सुरक्षा और उसकी पहचान की रक्षा के लिए कोई लड़ रहा है। ज्योतिष भी कहता है कि आने वाले सालों में यह प्रवृत्ति और तेज हो सकती है। सूचियां और अधिक कड़ी होंगी, बॉर्डर और ऊंचे होंगे और हम कौन हैं का सवाल हर देश में और तीखा होगा। वैसे इस बारे में आपकी अपनी क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या भारत वाकई अपने यहां छिपे एक एक घुसपैठिए को निकाल बाहर करने में सफल हो पाएगा? क्या आज यह पूरे विश्व की सबसे विस्फोटक समस्या बन चुकी है? जरूर बताइएगा।